हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू किए होंगे। लास्ट के वीडियो में हमने बात करी थी लाइसोसोम के और वैक्यूल्स के बारे में, जो कि हमारा पार्ट था इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको बताए थे कि 4 ऑर्गेनेल्स आते हैं। पहला था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा था गोल्गी ऑपरेटस, तीसरा लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज़ वैक्यूल्स। तो इन चारों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था और एक एक पॉइंट को समझ लिया था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अब ओवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। ठीक, तो राइबोसोम्स, अभी तक मैंने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किया था वो ज़्यादातर ऐसे थे कि वो डबल मेम्ब्रेनस थे। ठीक, उसमें लाइसोसोम और वैक्यूल्स ऐसे थे जो सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम थे, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल थे। अब हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो भी एक सिंगल मेम्ब्रेन के अंतर्गत आता है, या यूँ कह लीजिए कि कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये एज इट इज़ किस में होता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है। और ये ऐसे देखने पे आपको दाने जैसे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, बीट्स, उस टाइप के स्ट्रक्चर आपको साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े होंगे। जब भी हमने सेल के बारे में जानना शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाएंगे। तो राइबोसोम्स वो ऐसा इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है, बस उसमें डिफरेंस होता है कुछ। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो है 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें पाया जाता है आपका 80S टाइप का। बट साथ ही साथ मैंने ये भी आपको डिस्कस किया था कि जो 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है वो केवल प्रोकैरियोटिक में ही नहीं बल्कि यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। तो 80S का राइबोसोम्स स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, इसको आप मार्क कर लीजिए। और जो 70S का राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में पाया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप अपने दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बट जो 70S राइबोसोम होता है वो दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी एंड यूकैरियोटिक में भी। अब ये 70S राइबोसोम्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, जो कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स का पार्ट होते हैं। बट जो 70S है ना वो यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जा रहा है। अब वो कहाँ पाया जा रहा है उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको कि ये पाया जाता है, मैंने पहले ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्कस किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिस्कस किया था एंड क्लोरोप्लास्ट में डिस्कस किया था। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में ही आपके 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब हमारे दिमाग में राइबोसोम्स की बातें आएंगी, राइबोसोम्स के बारे में पॉइंट हमें डिस्कस करने होंगे, तो आपका सबसे पहला पॉइंट होगा कि ये दोनों में ही पाया जा रहा है। दोनों मतलब दोनों सेल्स में पाए जा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब उसमें भी डिफरेंस है कि जो 70S है वो दोनों में कॉमन है, बट जो 80S है वो स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो आज हम जानेंगे राइबोसोम्स के बारे में। ये इतनी नॉलेज जो मैंने अभी आपको बताई ये मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, लेकिन अभी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो ये दिखते हैं गोल आकृति के, यानी कि इसका जो अपीयरेंस, प्रेजेंटेशन उसका होता है वो गोल होता है, गोल आकृति के होते हैं। और लगभग इनका व्यास कितना होता है, 250 एंगस्ट्रॉम, 250 एंगस्ट्रॉम का इनका व्यास होता है। और ये कला विहीन सूक्ष्म कण होते हैं। मैंने अभी तक बताया था सेल ऑर्गेनेल जो डबल मेम्ब्रेन्स थे, सिंगल मेम्ब्रेन थे, बट आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो राइबोसोम्स है।
वो उसमें जो है कि मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती, वो एज इट इज़ एक सूक्ष्म कण होता है कि जो साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में पाए जा रहे हैं। क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग में बनाना कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसका अपना कोई कला नहीं होती, ये कला विहीन होता है, यानी कि कोई मेम्ब्रेन नहीं होता इसका। ठीक है, तो इनमें प्रेजेंट क्या होता है, राइबोसोम्स। जैसे कि नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है कि राइबोसोम, सोमा मतलब होती है बॉडी, और राइबो से ये इंडिकेट हो रहा है कि ये इसमें आरएनए के पार्ट्स पाए जा रहे हैं। आरएनए आपका एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स में। तो इनमें आरएनए तथा राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन समभाग में पाए जाते हैं, यानी कि आरएनए के साथ साथ इसमें कुछ प्रोटीन्स भी पाए जा रहे हैं जो किसके पार्ट होते हैं, राइबो न्यूक्लियो के पार्ट होते हैं। तो ये किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं आरएनए तथा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इन कणों की सबसे पहले खोज की थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। ये साइंटिस्ट, जैसे सारे सेल ऑर्गेनेल में आपको याद रखना ज़रूरी था, वैसे इसमें भी ज़रूरी है कि जो साइंटिस्ट सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड होंगे उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, और ईयर भी मेंशन करता है, तो ईयर भी आपको याद रखना ज़रूरी है। तो रॉबिन्सन ने और ब्राउन ने सबसे पहले 1953 में इसको देखा। कहाँ देखा, सेम की जड़ों में देखा। सेम की जड़ों की जो कोशिकाएं थी उसमें इनको देखा था, किसको, राइबोसोम्स को, 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। ठीक है, उसके बाद 1955 में, करीब 2 साल बाद, पेलाडे ने इनको देखा जंतु कोशिकाओं में। दैट्स वाई इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1975 में इनके इस काम के लिए, जब पेलाडे ने इनको देखा जंतु कोशिकाओं में। तो ये पाए कहाँ जा रहे हैं, जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक यानी कि केंद्रक के का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें ये बिखरे पड़े रहते हैं या फिर डूबे रहते हैं। साथ ही साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कोशिका के किसी भी भाग में स्थित रह सकते हैं। दैट मीन्स कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक में या फिर साइटोप्लाज्म में बिखरे हो सकते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम आप जान लीजिए, इसका दूसरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि आरएनए पार्टिकल्स। तो जो आरएनए होता है उसको, जैसे मैंने बताया कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, 70S टाइप के और 80S टाइप के। तो ये इनको किस बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया या फिर 2 भागों में बांटा गया, या फिर इसके कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, तो ये क्यों होते हैं, उसका बेसिस क्या होता है। तो उसको 2 टाइप में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि इनका जो राइबोसोम्स थे उनके अवसादन गुणांक के बेसिस पर इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया या फिर 2 टाइप बोला गया, 70S और 80S। तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट एक यूनिट है जो राइबोसोम्स को क्लियर करती है, बताती है कि ये 70S क्यों हैं और 80S क्यों हैं। उसमें क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है या फिर कह सकते हैं यंत्र होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि एक स्पेसिफिक स्पीड पे एक टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन में इस राइबोसोम्स को डाला जाता है और राइबोसोम्स को उस सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसमें डाल के एक स्पीड पे घुमाया जाता है। तो कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो 60S पे जाके बैठते हैं, कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो 70S और 80S के राइबोसोम्स होते हैं, वो अलग अलग स्पीड पे अलग अलग जगह आके रुक जाते हैं। तो इसीलिए इनको जो है अवसादन गुणांक के बेसिस पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला था आपका 70S एंड दूसरा था 80S। तो जो 70S होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं, इसीलिए इनका अवसादन गुणांक 70S होता है, और जबकि 80S राइबोसोम जो होते हैं वो 70S से थोड़ा बड़े होते हैं।
दैट्स वाई जो है इनका अवसादन गुणांक 80s आता है। तो जो थोड़ी बेसिक नॉलेज थी वो हमने राइबोसोम्स के बारे में जान ली, उसके टाइप्स के बारे में जान लिया, और उस टाइप को किस बेसिस पे बताया गया था वो भी हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि जो 70S राइबोसोम्स होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जा रहा था, जो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था बैक्टीरियल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो 70S राइबोसोम्स होता है उसको दो पार्ट्स में, दो भाग में डिवाइड जब हम करेंगे तो पहला जो होगा आपका वो होगा कुछ इस तरीके से। ये होगी उसकी बड़ी यूनिट, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये होगा आपका 70S टाइप का, जिसमें दो पार्ट होंगे 50S। सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसमें जब ये डाला जाता है 70S और 80S राइबोसोम, तो उसको सब डिवाइड करके 50S और 30S में डिवाइड करता है किसको, 70S को। तो अभी सबसे पहले हम 70S के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 70S होता है उसका जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो 50S का होता है, और जो छोटा वाला पार्ट होता है वो 30S का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 + 30 का मतलब 80 हो गया, ठीक। और जबकि हम बात कर रहे हैं अभी 70S के बारे में, तो ये टोटली डिपेंड करता है अवसादन गुणांक पे, यानी कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट पे। इसमें जो है कि मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये राइबोसोम्स को समझने के लिए, उसको जानने के लिए एक जो यूनिट है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ये उसके बेसिस पे डिस्कस किया गया है कि जो 50S और 30S है उसको मिला के हम कहते हैं 70S, ना कि 80S। इसका मैथ से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो जो 70S होता है उसके जो दो पार्ट्स होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, 50S एंड 30S। अब ये भी जो पार्ट होता है इसके भी सभी यूनिट्स होते हैं। तो 50S का जो राइबोसोम्स होता है उसका जो छोटा यूनिट होता है वो होता है, मैं इसमें बना देती हूँ, ये होता है 16S का, 16S RNA। और ये ऊपर वाली यूनिट होती है आपकी 23S RNA, और इसी में ही आपका छोटू सा लगा होता है 5S RNA, ठीक। तो हमने 70S के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया कि जो 70S राइबोसोम्स होते हैं उसके सब यूनिट्स होते हैं 50S एंड 30S, और इसके भी सब यूनिट्स आगे आपको डिवाइड किए जाते हैं, वो भी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के बेसिस पे ही डिवाइड होता है, जिसमें आपका जो 50S होता है वो 23S RNA एंड 5S RNA में डिवाइड होता है, जबकि जो नीचे वाली यूनिट होती है यानी कि कम वाली यूनिट 30S यूनिट वो 16S में होती है, 16S RNA। हमने जान लिया 70S RNA के बारे में। अब हम जानेंगे 80S के बारे में। उसके पहले कुछ और जान लेते हैं। तो जो 80S राइबोसोम्स में जो बड़ा वाला भाग होता है वो 60S का होता है, छोटा वाला भाग होता है जो वो 40S का होता है, ठीक। तो जो राइबोसोम्स होता है, जैसे कि 70S में देखा गया कि वो 50 + 30 होके 80 हो जा रहा था, बट हम बात कर रहे थे 70S की, वो वैसे ही ठीक इसमें 80S में भी अप्लाई होता है। 60 + 40 तो 100 हो जाएगा, लेकिन ये होता क्या है, ये 80S ही होता है। अब वो उसको किस बेसिस पे किया गया है, ये बेसिस मैंने आपको बता दिया कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के बेसिस पे इसको ऐसे रखा गया है। ये टोटली उस सेंट्रीफ्यूज मशीन पे वर्क करता है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं, 60S वाला भाग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या केंद्र कला से चिपका रहता है, या ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के दोनों यूनिट होते हैं 50S 30S या फिर 60S 40S, ये दोनों आपस में जुड़े कैसे होते हैं, ये जुड़े होते हैं मैग्नीशियम आयन के द्वारा।
किससे जुड़े होते हैं? मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़े होते हैं। राइबोसोम्स के दोनों भाग किससे जुड़े होते हैं? मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़े होते हैं। जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो जाती है किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पर जो राइबोसोम्स चिपके होते हैं उनकी मैग्नीशियम की सांद्रता जब अधिक हो जाएगी तब ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं 60S एंड 40S 80S पे, और 70S पे आपका 50S एंड 30S जुड़ता है। किसके प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो राइबोसोम्स के सब यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच कैसे होते हैं, किसकी प्रेजेंस में अटैच होते हैं? तो वो अटैच होते हैं मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। तो अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया तो जो इनके यूनिट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, अलग अलग दिखाई पड़ने लगते हैं। लेकिन जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता करीब 10 गुनी तक बढ़ जाती है तब ये दोनों राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जब जुड़ जाते हैं तो उसको द्वितीय बोलते हैं यानी कि डाइमर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? डाइमर। तो प्रोटीन संश्लेषण के समय जब mRNA पर 4 या 5 राइबोसोम्स इकट्ठे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं ये जानना ज़रूरी है। उसको तब हम कहते हैं पॉलीसोम्स। तब पर भी आपका 40S और 60S जो है कि अटैच होता है एक दूसरे से, तो वहाँ पे भी मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है। जब mRNA पर 4 या 5 राइबोसोम्स mRNA पर लगते हैं, जुड़ते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसोम्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि जो mRNA है उस पर 4-5 राइबोसोम्स जब दिखाई देंगे, जब जुड़ेंगे, तो उसको हम पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम की कंडीशन कहते हैं। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये रहा डायग्राम किसका? एक 80S राइबोसोम के 2 उपभाग, एक पूर्ण राइबोसोम, एक द्वितीय तथा पॉली राइबोसोम्स। ये है आपका 70S और ये है 80S। अब मैंने बताया कि जो राइबोसोम्स का डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो 250 एंगस्ट्रॉम का होता है, बट उसकी जो लेंथ होती है 70S की 290 एंगस्ट्रॉम एंड द विड्थ इज़ 210 एंगस्ट्रॉम। वैसे ही 80S राइबोसोम की जो लेंथ होती है वो 300 to 340 तक हो सकती है, और जो उसका विड्थ होता है वो 200 to 240 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। ये रही राइबोसोम 70S राइबोसोम की यूनिट, और ये है आपकी 80S राइबोसोम की यूनिट। अब इसको भी मैंने आपको 70S के जो और सब यूनिट्स होते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया था। अब 80S की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका कुछ इस तरीके से लगे होंगे इस पर। ये आपका 28S राइबोसोम हो जाएगा। यहाँ पर 5S RNA भी रहता है। ठीक, और जो यहाँ पे 16 था यहाँ पे आपका 18 हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे आपके पाए जाते हैं 3 टाइप के कुछ 5S RNA, 28S RNA एंड 5.2S RNA। तो जो 70S और 80S राइबोसोम होते हैं उनके सब यूनिट्स में आपको इस पे भी क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा यूनिट है जो दोनों में कॉमन होता है सब यूनिट्स, तो वो होता है आपका 5S RNA जो कि 70S में भी है और 80S में भी है। ठीक, अब हम समझ लेते हैं कि पॉली राइबोसोम्स कब कहते हैं। ये आप जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये है mRNA और mRNA पे लगे हैं कई सारे राइबोसोम्स। ठीक, और यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि कैसे जो
मैग्नीशियम आयन होता है वो इन सब यूनिट्स को जोड़ने का काम करता है। मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ही ये सब यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं और mRNA पे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आकर जुड़ते हैं। तो जब mRNA पे 3 या 4 राइबोसोम्स आके लगते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स। पिक्चर के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में भी डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको ये नहीं समझ आएगा कि जो ये राइबोसोम के साथ यूनिट होती है उसके साथ ये यस वर्ड क्यों लगा होता है। तो राइबोसोम्स के अध्ययन के लिए एक यंत्र, जैसे मैंने पहले बताया, जिसको कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ऑपरेटस, इसमें कुछ विशेष प्रकार की नलिकाएं यानी कि टेस्ट ट्यूब लगी होती हैं जिनमें हम राइबोसोम को एक विशेष प्रकार के घोल में रख लेते हैं। ठीक है, फिर इस यंत्र को हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक निश्चित रफ्तार से घुमाते हैं। एक निश्चित स्पीड होती है, सर्टेन स्पीड पर जब हम उसको घुमाएंगे तो क्या होगा कि एक विशेष प्रकार का राइबोसोम्स नलिका की तली पर बैठ जाएगा। उसे ही हम कहते हैं सेडिमेंट। अब समझ में आ गया होगा कोई जो सेडिमेंट शब्द है वो राइबोसोम्स से क्यों जुड़ा। ठीक, तो जो सेडिमेंट्स तली में आके बैठते हैं उसी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। अब उसकी एक निश्चित स्पीड होती है, तो अलग अलग स्पीड पे अलग अलग राइबोसोम्स आके तली पे बैठते हैं। तो जैसे कि हम ये समझ लेते हैं कि एक निश्चित रफ्तार को ही अवसादन गुणांक कहते हैं। ठीक, वो जो जिस स्पीड से हम उस यंत्र को या फिर कह सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूज वाला प्रोसेस होता है उसको करते हैं ना, उसी को हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। और इसको स्वेडबर्ग यूनिट कहा गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो खोज करी थी, इसको जो बनाए थे कि हाँ राइबोसोम्स जो है को मेज़र करने की ये यूनिट होगी, तो उस साइंटिस्ट का नाम था स्वेडबर्ग, जिनके नाम पे इसको स्वेडबर्ग यूनिट भी कहा जा सकता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट। तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे कि हमने 80S जो राइबोसोम है, अगर वो 80S पर बैठते हैं तो उन्हें 80S राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम्स के 2 भाग होते हैं जिन्हें मैग्नीशियम आयन की सांद्रता घटने पर 2 छोटे भागों में विभक्त किया जा सकता है, यानी कि वो अपने आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे ही मैग्नीशियम आयन की सांद्रता या फिर कंसंट्रेशन घटेगी, दोनों सब यूनिट्स अलग हो जाते हैं। यदि इन 2 भागों वाले मिश्रण को फिर से यंत्र में रखकर घुमाया जाए तो जो 80S का राइबोसोम होता है वो 60S पर बैठता है तथा दूसरा भाग जो होता है वो 40S पर बैठता है। तो इसीलिए 60S और 40S राइबोसोम हम कहते हैं। अब जाके आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीड के बेसिस पर इसको जो है जो क्लियरिफाई किया जाता है, ना कि मैथ के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। ठीक है, आई होप अवसादन गुणांक भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो राइबोसोम्स होते हैं उसके पास हम एस अल्फ़ाबेट क्यों लगाते हैं। ठीक, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर। आगे चल के एक साइंटिस्ट और इससे जुड़े जिनका नाम था जेम्स ए लैक। इन्होंने 1981 में ये बताया कि जो 70S राइबोसोम्स के छोटे भाग होते हैं, अब हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इन्होंने इसके स्ट्रक्चर को बहुत ही क्लियरली देखा, समझा और हमें बताया कि जो 70S का राइबोसोम होता है उसके छोटे भाग में एक हेड होता है, एक बेस होता है और उसी हेड को प्लेटफॉर्म से अलग करता हुआ एक क्लेफ्ट भी पाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार बड़े भाग में एक कटक यानी कि रिड्ज होती है, एक केंद्रीय उभार होता है सेंट्रल प्रोट्रूबरेंस और एक वृंत यानी कि स्टॉक होता है। कटक, रिज एवं केंद्रीय उभार एक घाटी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये होगी थ्योरेटिकल बात। अब हम डायग्राम से समझेंगे तो और क्लियरली हमको समझ आएगा। ये रहा डायग्राम। तो जो मैंने बताया कि जो छोटा वाला भाग होता है वो हेड बेस में डिवाइड होता है। ठीक, और उसको जो है अलग करता हुआ एक प्लेटफॉर्म लगा होता है जो कि ये रहा। ये आपका हेड हो गया, ये बेस हो गया।
ठीक, तो ये हो गया क्लेफ्ट जो मैंने आपको बताया, जो कि एक दूसरे को अलग कर रहा था। यूनिट्स जो थी ये स्मॉल सब यूनिट थी और इन सब को सेंट्रल प्रोट्रूबरेंस के द्वारा जोड़ा गया था जो, और ये यही आपकी वैली यानी कि घाटी, रिड्ज और 70S के राइबोसोम के पार्ट्स। अब इसके ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अच्छे से दिखा रहा है, ये 70S की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम 80S और 70S के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। बहुत और अच्छे से इसमें क्लियरिफाई हो जाएगा कि जो 30 सब यूनिट्स होती हैं और 50 सब यूनिट्स होते हैं वो कैसे आके एक दूसरे से जुड़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ सब यूनिट्स ये देख ले रहे हैं आप, कैसे आके इस पे लग रहा है। और यहाँ पे आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये है mRNA जिस पे जाके राइबोसोम्स के सब यूनिट्स एक दूसरे से चिपक रहे हैं। अब आ जाके आपको क्लियर दिख रहा है, ये mRNA है यहाँ पर। ठीक, अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राइबोसोम्स के जो 70S राइबोसोम्स के जो यूनिट होते हैं, सब यूनिट्स लार्ज एंड स्मॉल पोर्शन, वो कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं। इनका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था वो भी मैंने आपको दिखा दिया और समझा भी दिया है, कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं और mRNA पे आके किस प्रकार ये लगते हैं वो भी इस पिक्चर के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के फंक्शंस के बारे में। तो जो राइबोसोम्स होता है उसका जो फंक्शन होता है वो मेनली होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करने में। ठीक, अब इन पॉइंट्स के थ्रू आपको समझ आएगा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे टेक पार्ट करता है। तो जो गुणसूत्र होते हैं यानी कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA होता है, उसमें पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण को कोड करते हैं पहले। ठीक, उसके बाद क्या होता है, DNA कोड की जो नकल होती है वो क्या होती है, वो mRNA निर्माण के द्वारा प्रदान की जाती है। DNA के कोड में जो प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है उसकी नकल यानी कि टेम्पलेट जो है mRNA के निर्माण के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो थायमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है और mRNA के निर्माण को कहते क्या हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है mRNA का निर्माण होता है किसके द्वारा, DNA के द्वारा। वो कैसे होता है, नाइट्रोजन बेस के थ्रू होता है, उसमें ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया चलती है। तो उसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन का। उसके बाद क्या होता है, mRNA केंद्रक से निकलकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है यानी कि कोशाद्रव में चला जाता है। वहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम्स पर स्थित होकर टेम्पलेट बनाता है। ठीक, टेम्पलेट बनाता है। उसके बाद विशेष प्रकार की अमीनो एसिड ATP द्वारा सक्रिय अवस्था में आकर एक विशेष RNA यानी कि tRNA से प्रक्रिया करते हैं। जुड़े हुए sRNA अमीनो एसिड पर अपना एंटीकोडॉन डालते हैं जो कि mRNA पर स्थित होता है, आकर मिल जाता है। तो ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे से कैसे बंधे होते हैं, ये बंधे होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो जब कई सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब हम इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो अमीनो एसिड की इस प्रकार बनी श्रृंखला अलग होकर प्रोटीन का निर्माण कर देती है। इस प्रकार DNA के आदेश अनुसार प्रोटीन निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है। पहला आपका होता है ट्रांसक्रिप्शन जिसमें mRNA का निर्माण होता है, फिर mRNA से आके tRNA से जुड़ने पे अमीनो एसिड बनते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये है अमीनो एसिड प्रोटीन के फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो कि इस पिक्चर में दिखाई गई है। पहले पिक्चर में यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे DNA का रेप्लिकेशन होता है। पहले DNA का टेम्पलेट बनता है और वो कैसे बनता है ये थोड़ा सा हम बहुत ही शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे यहाँ। बाकी जब प्रोटीन सिंथेसिस का चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल से समझेंगे कि व्हाट इज़ रेप्लिकेशन, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो DNA के डबल स्टैंडर्ड DNA होता है उसके जो स्ट्रैंड होते हैं वो पहले खुलते हैं और ट्रांसक्रिप्शन उस पर होता है।
ठीक। उस पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये अलग होता है ये mRNA, फिर ये यहाँ पे अटैच, ये अलग हो गया, टेम्पलेट बना, फिर आके ये tRNA से जुड़ता है। यहाँ पे पहला स्टेप देखिए, ठीक। ये आगे बढ़ते हुए फिर जो है कि tRNA, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं, ये दूसरे एक दूसरे से कोडॉन और एंटी कोडॉन मिल रहे हैं और tRNA mRNA एक दूसरे से मिल रहे हैं, फिर जाके ट्रांसलेशन की क्रिया आगे बढ़ रही है, जिसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप अमीनो एसिड का निर्माण हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में, और मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स जो है कि बहुत क्लियरली समझाए कि राइबोसोम्स होते क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है, और इनका जो सेल होती है उसमें क्या रोल होता है। तो आई होप आप सभी को राइबोसोम्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ रह गई है, उसको हम आगे चल के अपने किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को। थैंक यू।